भविष्य में साल 2110 का समय, जहां अब तक इंसानों ने तकनीक के मामले में बेतहाशा तरक्की कर ली। आधुनिक ड्रोन्स, बिल्डिंग्स और हथियारों के साथ साथ अब इंसानों ने ऐसे स्पेसशिप्स बना डाले जो कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अब पृथ्वी से अलग अलग वैज्ञानिकों की टीमें बनाकर उन्हें यूनिवर्स के हर एक कोने में रिसर्च के लिए भेजा जाने लगा। लेकिन इंसानों ने कभी सोचा ही नहीं कि इस विशाल ब्रह्मांड के कई सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज ऐसी भी हैं जहां की फिजिक्स के नियम हमारी अपनी पृथ्वी से बिल्कुल उलट हैं। कहानी ऐसी ही एक वियर्ड प्लेनेट की, जहां की एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप गया तो था रिसर्च करने, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां समय का प्रवाह उल्टा चलता है, यानी कि स्पेस टाइम का एक ऐसा टाइम लूप जिससे कि वे चाहकर भी नहीं निकल सकते। अब कहानी की शुरुआत कोल नाम के एक डिटेक्टिव से होती है, जो कि अभी अपनी छोटी सी स्पेसशिप के साथ एक अनजान प्लेनेट के पास छानबीन करने आया था। दरअसल यहाँ आज से कई महीनों पहले 4 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम अपने रिसर्च के लिए एट्रोपा नामक एक स्पेसशिप के जरिए आई थी, मगर इस गैलेक्सी में इस प्लेनेट के पास पहुँचने के बाद से न तो उनका मेन बेस से कोई संपर्क ही हो पाया और न ही वे वापिस ही लौटे हैं। सो अब कोल उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ इस वियर्ड सी गैलेक्सी में चला आया। अब कोल यहाँ पहुँचकर 4 एस्ट्रोनॉट्स की फाइल चेक करने लगता है, जिनमें से है एट्रोपा स्पेसशिप का कैप्टन रॉबर्ट, एक टेक्नीशियन जेकब, एक साइंटिस्ट एंड्रयू और आखिर में एक डॉक्टर स्टेसी। अब डॉक्टर स्टेसी कोल की एक्स वाइफ है, लेकिन कोल उनके अलग होने के बावजूद स्टेसी से अब तक प्यार करता है। सो कोल का यहाँ आने के पीछे एक पर्सनल कारण भी जुड़ गया। अब इस प्लेनेट के पास पहुँचते ही कोल को यहाँ इस ग्रह के ऑर्बिट में किसी स्पेसशिप के होने का सिग्नल मिलता है और कोल ने ध्यान से देखने पर रियलाइज किया कि ये तो वही एट्रोपा स्पेसशिप है जिसे ढूंढने के लिए वो निकला था। अब कोल जल्दी से उनसे ट्रांसमीटर के द्वारा कांटेक्ट करने लगता है, लेकिन कई सारे सिग्नल्स भेजने के बावजूद सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे कोल को चिंता होने लगी कि शिप के अंदर कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सो कोल अब सब कुछ जानने के लिए अपने शिप को उस एट्रोपा शिप के पास ले जाकर एक इंटरकनेक्ट पाइप के जरिए उस दूसरे शिप में जाने लगता है। उसने बड़ी मुश्किलों के बाद अंदर पहुंचकर देखा कि यहाँ तो 4 हुए एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने पोर्ट्स में अभी तक भी स्लीपिंग चैम्बर्स में ही सो रहे थे, यानी कि पिछले इतने समय से वे यहाँ पहुँचने के बावजूद अभी तक भी इस प्लेनेट पर लैंड नहीं हुए हैं, जबकि उन्हें तो यहाँ कई महीनों पहले ही पहुँच जाना चाहिए था। अब कोल ने इस स्पेसशिप का सिस्टम चेक करने पर ध्यान दिया कि इस शिप के रिकॉर्ड के हिसाब से इस पूरे ग्रह के आसपास अजीब कारणों से समय आगे की बजाय उल्टा चल रहा है। सो कोल घबराकर अब जल्दी से सभी 4 एस्ट्रोनॉट्स को उनके क्रायोपोर्ट से उठाता है। फिर कुछ देर बाद उनके नॉर्मल होने पर कोल ने उन सबको बताया कि वो तो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आया है। उसने उनसे भी पूछा कि वे इतने ज्यादा समय तक यहाँ क्या कर रहे थे। उन्हें मेन बेस से निकले कई महीने बीत चुके हैं। हालांकि अब कैप्टन ने कहा कि उनके शिप के सिस्टम के हिसाब से तो वे सही समय पर हैं, लेकिन कोल ने रिवील किया कि यही तो सबसे अजीब बात है, इस स्पेसशिप का समय किसी अनजान कारण से बाहर के समय की तुलना में 8 महीने पीछे चल रहा है। अब इसे देख सभी समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके साथ ये सब क्या हो गया, कि तभी उनके शिप से बाहर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट तेजी से टकराता है। तो सभी लोग भागकर तेजी से देखने गए कि ये क्या था, और अपने सामने जो कुछ भी वे देख पा रहे थे उससे तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने बिल्कुल उन्हीं के जैसा एक और एट्रोपा स्पेसशिप था और यही उनके शिप से टकराया है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। एट्रोपा नाम का सिर्फ एक ही स्पेसशिप बना था और इस नाम को कैप्टन रॉबर्ट के नाम ही अलॉट किया गया। अब सभी ने देखा कि इस टक्कर के बाद उनके शिप को भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि वे अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा उनके सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी बंद पड़ गए। वे अब सिर्फ अपने पास आने वाले मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं, अपने पास से कोई मैसेज भेज नहीं सकते। सो अब करंट सिचुएशन को देखते हुए कोल ने फैसला किया कि उन्हें सामने वाले स्पेसशिप के अंदर जाकर देखना होगा कि वो स्पेसशिप उनके जैसा कैसे लग रहा है और उसके अंदर कौन है। वहीं बाकी सबको भी यह आइडिया सही लगा और वे उसकी बात मान जाते हैं। अब कोल अपने प्लान के अनुसार अकेला ही एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर उस दूसरी उनकी जैसी शिप में जाने लगता है। इसी बीच उसकी एक्स वाइफ स्टेसी पूछती भी है कि उसे पता है कोल यहाँ सिर्फ उसे ही ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अब तो वे अलग हो चुके हैं, तो भी वो उसके लिए क्यों आया। हालांकि अब कोल ये कहकर बात टाल देता है कि अभी इन सब बातों के लिए समय नहीं है और एक बार वे सब कुछ सुलझा लें, इसके बारे में वे फिर बात करेंगे। कोल अब यहाँ से मैनुअल तरीके से खुद स्पेस वॉक करते हुए दूसरे स्पेसशिप में जाता है। वो साथ के साथ एक ट्रांसमीटर के जरिए अपने बाकी साथियों से कांटेक्ट में था। अब यहाँ अंदर घुसते
पहुंचते ही कोल ने देखा कि ये स्पेसशिप तो अंदर से बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं की जैसी थी, लेकिन उस टक्कर की वजह से यहाँ सब कुछ ज्यादा ही बिखर गया। अभी उसे सामने अपनी पत्नी स्टेसी का कैप्टन के साथ एक फोटो दिखाई देता है। अब ये बात बहुत वियर्ड है क्योंकि सेम ऐसा ही एक और फोटो स्टेसी के पास दूसरी शिप में भी था। वहीं कैमरास के जरिए बाकी क्रू भी ये फोटो देख हैरान रह गए। वहीं कोल अभी शिप के बारे में और ज्यादा जानने के लिए इस शिप का सारा ही डेटा अपने क्रू के पास भेजने लगता है कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक बॉडी तैरते हुए दिखाई दी। कोल उसके पास जाकर देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेकब है। अब अजीब बात कि एक जेकब तो ऑलरेडी उनके स्पेसशिप में पहले से मौजूद है, तो फिर ये बॉडी किसकी है? कोल ये देखकर हैरान ही था कि तभी उसके शिप पर क्रू ने नोटिस कर लिया कि ये वाला शिप तो अब किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। सो उन्होंने कोल को मैसेज भेजे कि उसे अभी वहाँ से निकलना होगा, वरना तो शिप के ब्लास्ट में वो खुद भी मारा जाएगा। कोल अब जल्दी से जेकब की बॉडी के साथ अपने शिप में वापस आने लगता है, लेकिन इसके पहले ही वो शिप अब तक फटना शुरू हो चुका था। लकीली कोल किसी तरह से बचते हुए जेकब की बॉडी के साथ फाइनली अपने शिप में पहुंच ही जाता है। अब क्रू मेंबर्स ने देखा कि कोल के साथ जेकब की भी बॉडी पड़ी थी, तभी इस शिप का जेकब भी आ गया और वो खुद की ही बॉडी को अपने सामने देखकर अपने होशो हवास खोने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि उसी की मरी हुई बॉडी उसके सामने कैसे है। सो अब उसे शांत करने के लिए स्टेसी उसे बेहोशी की दवा दे देती है। अब कुछ देर बाद जब कोल को होश आया तो उसे स्टेसी बताती है कि वो दूसरी एट्रोपा शिप उस ब्लास्ट में पूरी तरह से तबाह हो गई। उसने आगे पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जेकब के अलावा उन सभी के भी एक एक और वर्जन मौजूद हों, क्योंकि वो शिप सेम उन्हीं की जैसी थी। हालांकि अब कोल इसका क्या ही जवाब दे, इतनी वियर्ड सिचुएशन तो किसी को समझ भी नहीं आ रही। तभी एक मेंबर साइंटिस्ट एंड्रू सबको जल्दी से लैब में बुलाता है। उसने अब तक उस दूसरी शिप के डेटा से सब पता कर लिया था और वो बताना शुरू करता है कैसे वो दूसरी एट्रोपा शिप भी बिल्कुल हमारे जैसी ही थी। उसकी यहाँ आने वाली जर्नी भी सेम हमारे वाले रूट से ही हुई थी, लेकिन फिर वो अचानक से इस शिप से टकरा गया। इसका एक ही मतलब है कि वो शिप इस एट्रोपा शिप का फ्यूचर वर्जन था, यानी कि जब वे शुरू में इस ग्रह के करीब आए तो वे तब से ही किसी तरह के कर्व हो चुके स्पेस टाइम में फंस चुके हैं। इसीलिए शुरू में इस शिप का समय बाहर कोल के समय की तुलना में काफी पीछे था, क्योंकि इस विशाल ग्रह के आसपास का समय एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के काफी नजदीक होने से इतना डिस्ट्रोट हो चुका है कि अब यहाँ का टाइम खुद को रिपीट कर रहा है। यानी कि वे बार बार टाइम ट्रेवल करते हुए 15 घंटे पास्ट में जा रहे हैं और वे किसी तरह के टाइम लूप में हैं। यानी कि जो दूसरा शिप अभी ब्लास्ट हुआ था वो उनके इसी शिप का फ्यूचर वर्जन था और पूरे 15 घंटे के बाद इस शिप के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि टाइम के बैंड होने से 15 घंटे बाद उनका ये शिप टाइम ट्रेवल कर उसी समय में चला जाएगा जहाँ की उस समय का वहाँ पहले से एक और एट्रोपा शिप था और फिर दोनों टकरा जाएंगे। यानी कि इस शिप का भी जेकब आने वाले 15 घंटों में मरने वाला है, जैसा कि उन्हें उस दूसरे फ्यूचर शिप में जेकब की बॉडी मिली थी। तो वहीं अब तक डॉक्टर स्टेसी ने भी उस फ्यूचर जेकब की बॉडी को पूरा स्कैन कर लिया। इसमें उसे पता चला कि जेकब की मौत कोल की लाई हुई गन से हुई है। अब कोल ने कहा कि मगर उसकी गन में तो सभी गोलियां अभी तक मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि जेनसन उसे समझाता है कि ऐसा अभी इस समय तक नहीं हुआ है, बल्कि वो घटना फ्यूचर में आने वाले 15 घंटों में होगी, जब यहाँ इस शिप का जेकब भी कोल की गन से मारा जाएगा। अब कोल ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन कैप्टन के अनुसार वो जेकब को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। सो वे कोल की गन को लेकर एक लॉकर में रख देते हैं ताकि इससे फ्यूचर में किसी को नुकसान न पहुँचे। अब उन्हें यहाँ किसी भी तरह से आने वाले 15 घंटों में खुद की जान बचानी थी। सो अब साइंटिस्ट जेनसन ने आइडिया दिया कि चूंकि उन्हें पहले से पता है कि ये शिप 15 घंटों के बाद ब्लास्ट हो जाएगी, तो उन्हें पहले ही यहाँ से इस शिप के एस्केप शटल्स को लेकर बाहर निकल जाना चाहिए, फिर वे टाइम लूप से निकल जाएंगे। हालांकि तभी कैप्टन ने उसे याद दिलाया ये आइडिया अच्छा नहीं, क्योंकि उन पोर्ट्स में सिर्फ कुछ ही दिन की ऑक्सीजन स्टोर होती है और वैसे भी उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वे इस विशाल ग्रह की ग्रेविटी को तोड़कर इस गैलेक्सी के बाहर निकल सकें। सो उन्हें अभी के लिए अपने बेहोश इंजीनियर जेकब को उठाकर उसकी मदद लेकर किसी तरह से इस शिप को स्टार्ट करना होगा ताकि वे इस विशाल ग्रह से दूर जा सकें, वरना तो अगर उनका शिप यहीं रहा तो वे फिर से शिप के साथ समय में पीछे चले जाएंगे। सो वे अपने प्लान के अनुसार जेकब को बेहोशी से उठाते हैं। वहीं जेकब तो अब ये जानकर बुरी तरह से डर गया कि उसकी कुछ ही घंटों में कोल की गन से मौत होने वाली है। सो वो डर के मारे अब जेनसन पर अटैक कर वहाँ से बाहर भाग जाता है।
जबकि बाकी के लोग उसे जल्दी से ढूंढने लगे क्योंकि उन सब में सिर्फ जेकब ही एक इंजीनियर था जो कि स्पेसशिप को फिर से ठीक कर सकता है। यहाँ जेकब को ढूंढते हुए कोल और कैप्टन ने देखा कि अभी शिप का कोर उस टक्कर की वजह से बुरी तरह से टूटने लगा है। सो कोल ने कहा कि यानी कि इसी के टूट जाने की वजह से फ्यूचर में ये शिप उस वक्त फट जाएगा। सो उन्हें कैसे भी करके जेकब को जल्दी से ढूंढकर समझाना होगा कि वो उनकी मदद करे, वरना तो उनमें से कोई नहीं बचने वाला। तो वहीं दूसरी ओर जेकब तो अपनी मौत से डरकर छुप गया था, जबकि साइंटिस्ट जेनसन भी अब तक जेकब के भागने से बुरी तरह से घबरा गया कि वे बच नहीं पाएंगे और वो अब अकेला ही एस्केप शटल लेकर इस शिप से बाहर निकलने लगता है। वहीं बाकी टीम को भी ये पता लगने पर कि जेनसन अकेला ही शटल लेकर भाग रहा है तो वे उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जेनसन तो अब तक ऑलरेडी शिप से निकल चुका था। लेकिन अब उसका शटल शिप से निकलते ही उस विशाल ग्रह की ग्रेविटी के चलते उसी की ओर खिंचकर जाने लगा। अब जेनसन का उस शटल पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो चाहकर भी दूर नहीं जा पाता। वहीं बाकी क्रू मेंबर्स भी शिप के कैमरा से उसे देखने लगते हैं और अब सामने इस ग्रह के ऑर्बिटल रिंग्स पर जूम करने पर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं शटल में मौजूद जेनसन ने भी देखा कि अब उसका शटल ग्रेविटी से खींचते हुए एक जगह पर जाकर अटक गया है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जेनसन ने बाहर देखने पर रियलाइज किया कि यहाँ तो उसी की जैसे और भी लाखों करोड़ों शटल्स इसी विशाल ग्रह के चारों ओर घूम रहे थे। उन सब में भी जेनसन के ही लाखों करोड़ों वर्जन्स मौजूद हैं, यानी कि इन सब का ये पहला टाइम लूप नहीं था, बल्कि इससे पहले उनका सेम यही शिप लाखों करोड़ों बार टाइम ट्रेवल कर पास्ट में जाकर हर बार ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि कहानी के शुरू से ही क्रू मेंबर्स जिन ऑर्बिटल रिंग्स को प्लेनेट के चारों ओर देख रहे थे वे कोई और नहीं बल्कि जेनसन के ही एस्केप शटल्स थे, जिसमें उसके करोड़ों वर्जन्स हर बार एस्केप पोड लेकर भागने की कोशिश करते और वे हर बार इस ग्रह की ग्रेविटी के चलते यहीं अटक जाते। फिर धीरे धीरे उन सारे पोर्ट्स की हवा खत्म होने से वे सब मारे जाते। वहीं स्पेसशिप के अंदर कोल, स्टेसी और कैप्टन ने सब कुछ देख लिया। वे समझ चुके थे कि इसके पहले भी उनके करोड़ों वर्जन्स यहाँ ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। वे अब तक सिर्फ वही करते आ रहे थे जो कि सेम उनके पिछले वाले वर्जन्स ने किया था, यानी कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया है वही सेम सब कुछ उनके पिछले वाले वर्जन्स ने भी किया था। इस यूनिवर्स की मिस्ट्री इंसानों की सोच से भी कहीं ज्यादा ऊपर तक है। अब कैप्टन ने कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारा मरना ही हमारी डेस्टिनी है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। लेकिन कोल के अनुसार उनके पास अभी भी मौका है यहाँ से बच निकलने का। उन्हें बस किसी तरह से इस शिप को स्टार्ट कर इस विशाल ग्रह से दूर ले जाना होगा। उनका इंजीनियर जेकब अभी तक जिंदा है, तो उन्हें बस उसे ढूंढकर उसे इस शिप को ठीक करने के लिए मनाना होगा, जबकि उनके पास अभी भी एक और एस्केप शटल बचा है जिसका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीनों फिर से एक नई कोशिश करने के लिए तैयार हो गए और कैप्टन को चेक करने पर पता चला कि शिप में सिर्फ कुछ ही समय की एनर्जी बची थी। सो तीनों इस बार अलग अलग रास्तों से जाकर जेकब को ढूंढने का फैसला करते हैं। उनके यहाँ से सेफ और जिंदा निकलने के लिए इंजीनियर जेकब सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ से कैप्टन जेकब को ढूंढने के लिए अलग रास्ते पर निकल गया, जबकि स्टेसी और कोल उसे दूसरी ओर ढूंढने निकल जाते हैं। जिस बीच स्टेसी ने कोल से फिर से पूछा कि वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आया ही क्यों, उनका रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। कोल यहाँ से अपना और स्टेसी का पास्ट याद करने लगता है, कैसे आज से कई साल पहले पृथ्वी पर जेकब स्टेसी के भाई मेसन के साथ काम किया करता था। वे दोनों ही डिटेक्टिव थे और इसी दौरान कोल स्टेसी से मिला और उनमें प्यार होते हुए उन्होंने शादी कर ली। तब उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब कोल और मेसन दोनों एक मिशन पर थे तो वहाँ कोल से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो और मेसन एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुँच गए, जबकि अंदर से वो क्रिमिनल उन पर लगातार गोलियां चलाते जा रहा था। तब मेसन ने कोल से कहा कि उन्हें बैकअप टीम के आने तक बाहर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल बहुत खतरनाक है और वे दोनों अकेले उसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन कोल तो एरोगेंट होकर बोला कि उसे किसी बैकअप की जरूरत नहीं, वे दोनों अकेले ही उसे आराम से पकड़ सकते हैं। कोल ने तब पुलिस कोड को तोड़ते हुए लापरवाही से मेसन को उस मिशन को बिना बैकअप के ही पूरा करने को कहा और दोनों बिना किसी बैकअप के अंदर घुस गए। जिस झड़प के बीच वो क्रिमिनल स्टेसी के भाई मेसन को गोली मारकर उसे जान से मार देता है। अब इन सब का जिम्मेदार कोल था, जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया। वो मेसन को मरा हुआ देख गुस्से में उस क्रिमिनल को भी जान से मार देता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, मेसन तो ऑलरेडी मर चुका था। वहीं ये सब कुछ ड्रोन्स ने रिकॉर्ड कर लिया कि कैसे ऑफिसर कोल ने एक सरेंडर करने जा रहे क्रिमिनल को जान से मार दिया, जिसके बाद कोल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं स्टेसी जब कोल के पास भी गई
तो कोल ने उसे सब सच बता दिया, कैसे उसके भाई की मौत उसी की गलती से हुई थी और यही वो घटना थी जिसके बाद स्टेसी कोल को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तो वहीं कोल हमेशा खुद को मेसन की मौत का जिम्मेदार मानता रहा। इसी के कुछ साल बाद जब उसे पता चला कि स्टेसी जिस एट्रोपा शिप के साथ दूर स्पेस में मौजूद एक गैलेक्सी में गई है, तो वहाँ से तो उनका पूरा शिप ही लापता हो गया। उनके मेन बेस के सारे कम्युनिकेशन टूट चुके हैं और फिर कोल अकेला ही इस एट्रोपा शिप को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। अब प्रेजेंट में कोल कहता है कि उसी की वजह से स्टेसी के भाई की जान गई थी, लेकिन अब वो कम से कम स्टेसी को यहाँ से बचाना चाहता है ताकि उसे अपने पास्ट की गलती को ठीक करने का मौका मिले। हालांकि अब तक शिप की पावर क्रिटिकल स्टेज तक नीचे गिर चुकी थी, जिसे सब कुछ बंद पड़ने लगता है और इसी वजह से कोल अकेला ही मेडिकल रूम में फंस गया। वो शीशे तोड़कर बाहर आने की कोशिश भी करता है, मगर वे शीशे काफी ज्यादा मजबूत होने से कोल उन्हें तोड़ नहीं पाता। अब कोल ने कहा कि स्टेसी ने उसकी गन उसकी अलमारी में रखी थी, जिसके इस्तेमाल से वो शीशे तोड़कर बाहर आ सकेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चाबी भी बाहर स्टेसी के पास ही रह गई। तो अब कोल अपने हाथों से ही उस अलमारी को तोड़ने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर जेकब ने पीछे से आकर कैप्टन के गले पर चाकू रखकर उससे कहा कि उसे अभी यहाँ से निकलना होगा और वो उस बचे हुए इकलौते एस्केप शटल को लेकर यहाँ से निकलने वाला है, क्योंकि उसे अपने भविष्य से पहले से पता है कि अगर वो यहाँ इस शिप में रुका तो किसी भी समय कोल की गन से मारा जाएगा। कैप्टन उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो पहले हो चुका है वो फिर से हो, वे अगर चाहे तो अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। उन सबको अभी जेकब की बहुत जरूरत है ताकि वे सब किसी तरह से इस शिप को फिर से स्टार्ट कर यहाँ इस विचित्र गैलेक्सी से बाहर निकल सकें। लेकिन जेकब तो अब डर के मारे सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। तो वो कैप्टन से उनका सिक्योरिटी कार्ड ले लेता है, जिसके इस्तेमाल से वो इकलौते एस्केप शटल को लेकर यहाँ इस शिप से बाहर निकल सकेगा। अब उसके जाने के बाद कैप्टन ट्रांसमीटर से स्टेसी को बता देता है कि जेकब उसका सिक्योरिटी कार्ड लेकर भाग गया और वो एस्केप पोड की ओर उसे लेकर निकलने वाला है, सो स्टेसी उसके पहले ही उसे रोक ले। अब यहाँ कोल तो चूंकि अंदर ही बंद था, तो स्टेसी अकेली बाहर से भागकर उसे रोकने चली गई, जबकि कोल अभी भी उसी अलमारी को खोलने की कोशिश किए जा रहा था ताकि अपने गन के इस्तेमाल से वो इस कमरे से निकल सके। वहीं स्टेसी भागकर जेकब को रास्ते में ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी पकड़ से छूटकर जाने लगा। अब स्टेसी उसे फिर से समझाती है कि अगर वो इकलौते शटल के साथ यहाँ से निकल भी गया तो भी वो जेनसन की तरह बाहर मारा जाएगा और वे सब इस शिप के साथ खत्म हो जाएंगे। अब डरे हुए जेकब ने कहा कि वो तो बस खुद को बचाना चाहता है, क्योंकि उन सब ने भी देखा था कैसे उसका पास्ट वर्जन कोल की गन से मारा गया। वहीं यहाँ अब तक कैप्टन भी आ चुका था और वो स्टेसी के साथ मिलकर जेकब को रोकने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर अब तक कोल ने वो अलमारी खोल ली और वो शीशे को तोड़ने के लिए उस पर गोलियां शूट करने लगता है और सेम यही गोलियों की आवाज जेकब और बाकी सबको सुनाई देती है, जिसके बाद जेकब इसी डर में कि वो मरने वाला है, अब उसने खुद को छुड़ाने के लिए गलती से कैप्टन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे कि कैप्टन उसके सामने दम तोड़ देता है। हालांकि इसके तुरंत बाद जेकब बहुत डर गया, वो समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो रोते हुए वहीं बैठ जाता है। तो वहीं स्टेसी की चिल्लाने की आवाजें सुनकर कोल भी भागकर यहीं आ जाता है, जहां अब तक कैप्टन के मरने से स्टेसी गुस्से में हो चुकी थी और वो कोल के पास से गन निकालकर जेकब की ओर पॉइंट करके कहती है कि शायद से जेकब की मौत कोल से नहीं बल्कि खुद उसी के हाथों से होगी, और तभी वो गुस्से में जेकब को गोली मारने लगती है। लेकिन इसके पहले ही कोल ने उसे चिल्लाकर रोका कि उन्हें कैसे भी करके ये टाइम लूप तोड़ना होगा, क्योंकि पिछले हर एक लूप में शायद से जेकब उनके हाथों मारा जाता रहा है और इसके बाद वे कभी नहीं बच पाए। लेकिन अगर हमें इस बार यहाँ से बचकर निकलना है तो जेकब हम सब के लिए बहुत जरूरी है। एक वही है जो कि शिप को ऑपरेट कर सकता है। हमारे पास यही एक इकलौता मौका है इस टाइम लूप को हमेशा के लिए खत्म करने का। जिसके बाद फाइनली स्टेसी कोल की बात मानकर गन नीचे कर लेती है। कोल ने आगे कहा कि उनके पास सब कुछ बदलने का अभी भी समय है, क्योंकि कुछ ही देर में ये शिप फिर से 15 घंटे पास्ट में टाइम ट्रेवल करने वाली है, जहां वो इस शिप के नई वर्जन से टकरा जाएगी। अब जेकब ने भी माफी मांगते हुए कहा कि वो खुद की मौत से बहुत डर गया था, इसलिए गलती से उसके हाथों कैप्टन की जान चली गई, लेकिन अब वो इस शिप को सही करने में उनकी पूरी मदद करेगा। अब तीनों भागकर जल्दी से मेन इंजन रूम में जाते हैं, जहाँ से जेकब पूरे ही सिस्टम को फिर से ऑनलाइन लाने लगता है। तो वहीं बाहर कोल ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वे इस लूप को तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि उसका पहले से एक और वर्जन यहाँ थोड़ी ही देर में
में एट्रोपा शिप की तलाश में आने वाला होगा, और अगर वे दोनों यहाँ से निकल भी गए तो उसकी यूनिवर्स में दो वर्जन हो जाएंगे, जो कि खुद में ही एक पैराडॉक्स बन गया कि एक ही इंसान के दो वर्जन एक सिंगल टाइमलाइन में कैसे हो सकते हैं। सो उन्हें जल्दी से इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन निकालना होगा। तो वहीं अब तक जेकब ने भी आकर बताया कि वे शिप को स्टार्ट कर यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि उस टक्कर के लगने के बाद इस शिप की पावर बहुत कम बची है, और जितना ये शिप अभी चल रहा है उसे भी जेकब को मैनुअल तरीके से ऑपरेट करना होगा। कि तभी अचानक से अब 15 घंटे पूरे होते हुए ये पूरा ही शिप पास्ट में टेलीपोर्ट होने लगता है। उन्हें ये तब पता चला जब उन्होंने अपने रेडियो से कोल के पहले वाले वर्जन के मैसेजेस सुनाई देते हैं। ये सारे मैसेजेस उसी वक्त के हैं जब कोल यहाँ कहानी के शुरू में आया था, और उसने एट्रोपा शिप को देखकर उसमें मैसेज भेजे थे, मगर तब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसका कारण हमें अब पता चल रहा है, क्योंकि इस शिप का मैसेज भेजने का डिवाइस तो ऑलरेडी टूट चुका था। अब यहाँ से कोल को एक नया आइडिया स्ट्राइक होता है। उसने कहा कि क्यों ना वे इस बार उस इकलौते एस्केप पोड द्वारा इस शिप से निकलकर कोल के पास्ट वर्जन के पास जाएं। कोल का अपना शिप तो बिल्कुल ठीक होगा, सो वे उससे बाहर निकल जाएंगे। हालांकि जेकब ने कहा कि उसे यहीं रुकना होगा, क्योंकि एक वही है जो कि मैनुअल तरीके से इस शिप को स्टेबल रख सकता है। जेकब अब इस अनंत टाइम लूप को हमेशा के लिए रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है, जिस मौत से वो शुरू से डर रहा था। अब उसने तय कर लिया कि वो अब अपने अनंत वर्जन्स को लगातार मरने नहीं देगा। अब कोल और स्टेसी दोनों भागकर एस्केप पोड तक आ जाते हैं, जहां कोल स्टेसी को एस्केप पोड में बैठाकर कहता है कि यहाँ से उसे अकेले ही जाना होगा। अब स्टेसी ने कहा कि फिर तो तुम यहीं मारे जाओगे, लेकिन कोल के अनुसार उसे यूनिवर्स के लिए यहाँ मरना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें वहाँ मेरा दूसरा वर्जन मिलेगा जिसके साथ तुम हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाओ। दरअसल पैराडॉक्स बनने से रोकने के लिए एक यही रास्ता बचा था, क्योंकि कभी एक ही इंसान के दो वर्जन्स एक यूनिवर्स में नहीं हो सकते। इसीलिए इस कोल ने खुद को यही सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। वहीं स्टेसी भी सब कुछ समझ चुकी थी, और वो बड़े ही भारी मन से इस कोल को यहीं छोड़ उसे हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर अकेली ही एस्केप पोड में जाने का फैसला करती है। जबकि कोल भागकर वापस से जेकब के पास आ गया। उसने कहा कि उनके पास इस लूप को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही प्लान है, मगर इसके लिए उन दोनों को खुद की जान का सैक्रिफाइस करना होगा। अब जेकब भी जानता था कि उसके पहले के लाखों वर्जन्स ऑलरेडी इस टाइम लूप में अपनी जान कमा चुके हैं, सो वो एक आखिरी बार खुद की जान देकर इस लूप को हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार हो जाता है। अब दोनों का प्लान था कि इस बार जब उनका शिप उनके दूसरे पास्ट वर्जन वाले एट्रोपा से टकराएगा तो वे इस शिप को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कि दोनों ही शिप पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और उनके साथ साथ उनके पिछले सारे वर्जन्स मारे जाएंगे। वहीं स्टेसी तो कोल के पास्ट वर्जन के साथ यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। यहाँ पास्ट कोल और जेकब दोनों ऐसा ही करते हैं, और इस बार दोनों ही शिप्स इस बड़े ब्लास्ट में पूरी तरह से तबाह हो गए, जिनमें कि मौजूद सब लोग भी मारे गए। यहाँ पास्ट कोल ने खुद को स्टेसी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ से थोड़ी ही दूरी से कोल का पास्ट वर्जन सब कुछ देख रहा था। उसे अब तक स्टेसी ने आकर सब बता दिया, और दोनों यहाँ से हमेशा के लिए फिर से पृथ्वी पर जाकर सेफ बच जाते हैं। यानी कि सिर्फ एक स्टेसी ही थी जो कि शिप से बची, क्योंकि इस टाइम लूप को तोड़ने के लिए कोल और जेकब को पहले वाले शिप को भी अपने साथ उड़ाना पड़ा, जिसमें एट्रोपा के क्रू के सारे नए वर्जन्स मारे गए। अब ना ही ये शिप बचा और ना ही ये कभी पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पाएगा। सो टाइम लूप यहीं खत्म हो गया, और वहीं स्टेसी कोल के पास्ट वर्जन के साथ हमेशा के लिए यहाँ से निकल गई। इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये जबरदस्त सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो एट्रोपा नामक ये पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही अगर आप ऐसी ही और सीरीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।